Hello students. So our next topic is file handling. Suppose here we have a C++ program and there is an input stream. Here it is input source, here it is output sink, output stream. अब ये जो सारी डायग्राम है इस पे अब शायद आपको कुछ अजीब लग रहा होगा कि ये इनपुट स्ट्रीम क्या है, आउटपुट स्ट्रीम क्या है, लेकिन इनमें से कुछ चीजें आप यूज कर चुके हो अभी तक। सबसे पहली चीज आप जो हेडर फाइल इंक्लूड करते हो वो कौन सी करते हो? हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। वहां पर आप स्ट्रीम वर्ड को पहली बार देखते हो। तो नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज स्ट्रीम? स्ट्रीम क्या है? और कुछ नहीं, स्ट्रीम इज जस्ट सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, मतलब एक बाइट्स का जो सीक्वेंस में होगी उसका फ्लो है। अब ये जो स्ट्रीम्स हैं ये इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए काम आती है। जैसे हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम है, वो आपने हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम के साथ कहां पर यूज की है? कंप्यूटर प्रोग्राम में से जो C++ का प्रोग्राम है उस पे आप यूज करते हो सी इन। कंसोल से आप कोई भी एक वैल्यू टाइप की और वो वैल्यू आपने एक C++ के प्रोग्राम में स्टोर करवा दी। ऐसे आप लिखते हो सी आउट, तो वो आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू आपने कंसोल पे मतलब मॉनिटर पे आपने आउटपुट करवा दी। देखो पहले दोबारा सुनो। इनपुट सोर्स सपोज करो आपका कीबोर्ड था, आपने क्या किया? आपके पास एक वेरिएबल है इंट आर, आपने लिखा सी इन आर, तो क्या होगा? इनपुट स्ट्रीम आपकी सी कीबोर्ड से जो भी डेटा आपने टाइप किया, आर की वैल्यू लेटर सपोज आपने 4 लिखी, तो वो यहाँ पे C++ के प्रोग्राम में आर को वो वैल्यू रीड करेगा। कहां से? कीबोर्ड से। और फिर आपने लिखा सी आउट आर, तो मतलब क्या है कि आपने आउटपुट स्ट्रीम में वही वैल्यू आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू कंसोल पे आउटपुट करवाई। अब लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कंसोल इनपुट कंसोल आउटपुट की ऑप्शन नहीं है, और भी ऑप्शंस हैं जिसमें से हम एक ऑप्शन आज करेंगे, वो है फाइल्स। अब देखो ये उसी चीज को दोबारा बताया गया है कि इनपुट स्ट्रीम आपकी के थ्रू आपकी इनपुट स्ट्रीम कीबोर्ड के थ्रू हो सकती है। कीबोर्ड के थ्रू क्या होगा? जो आप सी इन के थ्रू डेटा देते हो। बेसिकली इनपुट स्ट्रीम में जो ये इनपुट स्ट्रीम है इस ये काम आएगी रीड करने के लिए डेटा, और जो आउटपुट स्ट्रीम है वो आएगी काम आपके राइट करने के लिए डेटा। तो अभी आपने सी इन और सी आउट का यूज किया है, तो अब ये जो फाइल हैंडलिंग है इसमें आप फाइल की स्ट्रीम्स के बारे में पढ़ोगे। तो लेकिन सी इन आर और जो सी इन के साथ ऑपरेटर है उस ऑपरेटर को आप क्या बोलते हो? एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। लेकिन आपको लगता होगा कि सी इन ये तो इनपुट कर रहा है, नहीं, वो कीबोर्ड से डेटा रीड कर रहा है। और सी आउट के साथ जो ऑपरेटर है उसको क्या बोलते हो आप? इंसर्शन ऑपरेटर। उसको इंसर्शन ऑपरेटर क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो कंसोल पे डेटा राइट कर रहा होता है। देखो यहाँ पे ये कंसोल आउटपुट का है। लेट अस सपोज C++ का प्रोग्राम है, यहाँ पे वहां उसमें कोई वेरिएबल है, उस वेरिएबल को यूजिंग इंसर्शन ऑपरेटर आप सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ कंसोल पे राइट कर रहे हो। कंसोल इनपुट पे क्या होता है? कीबोर्ड है आपके पास, यूजिंग एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर सी इन के साथ उसको C++ के प्रोग्राम में आप कीबोर्ड वाली वैल्यू यहां पर रीड कर रहे होते। क्लियर है? ये तो कंसोल इनपुट आउटपुट की बात हुई। अब हमारे टॉपिक की बात, व्हाट इज द नीड ऑफ फाइल या फाइल्स इन C++। सपोज करो आपका ये प्रोग्राम है इंट मेन सी इन ए इज इक्वल टू ए इंटू 9 सी आउट ए। लेट अस सपोज आपने ए की वैल्यू सी इन ए जब कमांड एग्जीक्यूट हुई तो आपने ए की वैल्यू 4
इनपुट करवाई, a इज इक्वल टू ए इंटू 9, ए की वैल्यू कितनी होगी 36, सी आउट ए। अब ये जो 36 वैल्यू ए की जो आपने प्रिंट करवाई, ये ए में कब तक स्टोर रहेगी, जब तक आप आउटपुट स्क्रीन को क्लोज नहीं करते, मतलब जब तक आपका वो प्रोग्राम रैम में है तब तक आपकी वैल्यू प्रिंट होगी। लेकिन जैसे आपने क्रॉस किया उसको, तो उसके बाद ए में जो भी वैल्यू आपने डाली थी वो स्टोर नहीं रहेगी। लेकिन अगर हम उसको परमानेंटली चाहते हैं, तो पहली बात, जब भी परमानेंटली की बात होगी तो वो रैम में तो होगी नहीं, जनरली कहाँ पे होती है आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव में, या आप चलो बोल दोगे कोई मेरे पास फ्लैश ड्राइव है या डीवीडी ड्राइव है उसके ऊपर। लेकिन उसके ऊपर अगर आपने परमानेंटली स्टोर करवानी है तो आपके पास वे है थ्रू फाइल्स। फाइल्स सभी ने की हुई हैं, आपकी .mp3 .mp4 ये भी एक फाइल है, .txt ये भी फाइल है, .doc ये भी फाइल है, .xlsx ये भी फाइल्स हैं। तो डिफरेंट फाइल एक्सटेंशंस आपके पास पॉसिबल हैं। अब पहली ये देखो, बेसिकली ये डायग्राम क्या है आपके पास, इसमें जो ये ग्रे वाले हैं ये ध्यान से देखने वाली है। iOS आपकी बेस क्लास है। देखो यहां पर जो एरो की डायरेक्शन है वो उल्टी है, मतलब क्या है इसका, क्योंकि ये UML डायग्राम में जनरली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। iOS बेस क्लास को इनहेरिट कौन सी क्लास कर रही है, iOS। iOS क्लास को iStream और OStream क्लास इनहेरिट कर रही है। इन दोनों क्लासेस को कौन सी क्लास इनहेरिट कर रही है, iOStream। अब बात जो ध्यान में रखनी है कि जो iStream है इसके पास है आपका एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। जो OStream क्लास है इसके पास है आपका, सॉरी ये इसका सिंबल गलत हो गया, iStream क्लास के पास क्या है आपका इंसर्शन ऑपरेटर, और OStream क्लास के पास क्या है, सॉरी iStream क्लास के पास क्या है आपका एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और OStream क्लास के पास क्या है आपका इंसर्शन ऑपरेटर। अब जो cin ऑब्जेक्ट है ये iStream अंडरस्कोर विद अ साइन का है। शायद मैंने भी क्लास में पहले बताया हो कि cin किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, iStream, लेकिन एक्चुअल में वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, iStream अंडरस्कोर विद अ साइन का। तो लेकिन cin के पास सारे के सारे इसके फीचर्स भी अवेलेबल होंगे, क्योंकि ये ड्राइव्ड क्लास है विद अ साइन, तो ड्राइव्ड क्लास के पास बेस क्लास के फीचर्स अवेलेबल होते हैं। ऐसी cout ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, OStream अंडरस्कोर विद अ साइन, तो इसके पास किसके ऑब्जेक्ट होंगे, सॉरी किसके फीचर्स होंगे, OStream क्लास के। अब cout के साथ कौन सा ऑपरेटर लगेगा, इंसर्शन ऑपरेटर, और cin के साथ कौन सा ऑपरेटर लगेगा, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। तो ये बेसिक हायरार्की है। क्लियर। अगर इंटरव्यू वगैरह में कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि cin किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो आपने बताना है iStream अंडरस्कोर विद अ साइन। क्लियर। तो अब इसका नेक्स्ट, अब ये देखो ये मैंने खुद डायग्राम्स ड्रॉ की हैं। अब आपने अभी तक आप cout cin के साथ क्या करते हो, कीबोर्ड से आप इनपुट लेते हो और आउटपुट कहाँ शो करते हो, इन मॉनिटर, या क्या करते हो, ठीक है। तो अब इस केस में क्या है, फाइल्स को अब यूज किया जा सकता है कंसोल के साथ। अब यहां पर देखो आपने रीड कहां से किया, कीबोर्ड से। रीड कहां से किया, कीबोर्ड से। तो जैसे रीड करते हो कौन सा ऑपरेटर लगता है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। अब यहां पर लेट अस सपोज आपने एक वेरिएबल था r, जैसे आपने r वेरिएबल में स्टोर किया जो भी वैल्यू यहां से थी, तो वो C++ के प्रोग्राम में स्टोर हो गया। कौन सी स्ट्रीम यूज हुई,
कंसोल इनपुट स्ट्रीम, कंसोल इनपुट स्ट्रीम कौन सी है आपके पास? आई स्ट्रीम। कंसोल इनपुट स्ट्रीम कौन सी है आपके पास? आई स्ट्रीम। ठीक है, और यूजिंग, अब आपने जो ये वाला डेटा स्टोर किया है आर्म वाला, वो अब आपने कहां पर आउटपुट करवाना है? कंसोल पे नहीं, अब आपने फाइल पे राइट करवाना है। तो फाइल पे राइट करने के लिए आपके पास क्या है? इंसर्शन ऑपरेटर सेम, और स्ट्रीम इसकी फाइल आउटपुट स्ट्रीम यूज होगी और ये फाइल में जाएगा। ऐसे ही अगर फाइल से आपने रीड किया और आउटपुट आप कंसोल पे करवाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। तो फाइल से आपने डेटा को रीड किया, कैसे रीड किया? यूजिंग एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। क्लियर? और इसको यहां पे किसी वेरिएबल में स्टोर किया, और अगेन यूजिंग इंसर्शन ऑपरेटर, और यहाँ पे स्ट्रीम कौन सी यूज हुई? कंसोल आउटपुट स्ट्रीम। और यहाँ पे स्ट्रीम कौन सी यूज हुई थी? फाइल इनपुट स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या है? सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। और यहाँ पे स्टोर कहां पर किया आपने? मॉनिटर पे। सॉरी, भी राइट कहां पे किया? मॉनिटर पे। दोबारा सुन लो कि ये क्या है आपके पास। यहाँ पे रीड कहां से कर रहे हो आप? कीबोर्ड से, या बोल सकते हो कंसोल से। रीड किया तो वहां पर कौन सा ऑपरेटर लगा? एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। प्रोग्राम में वो वैल्यू गई, फिर इंसर्शन ऑपरेटर, और फाइल पे राइट किया। तो यहाँ पे आप बेसिकली कंसोल से रीड कर रहे हो, फाइल पे राइट कर रहे हो। और यहाँ पर क्या किया? फाइल से रीड कर रहे हो और कंसोल पे राइट कर रहे हो। ये तो हो गया आपका फाइल और कंसोल के बीच में रिलेशनशिप, या कैसे एक दूसरे से आप रीड करोगे। अब फाइल को भी आप फाइल से रीड भी कर सकते हो और फाइल पे ही राइट भी कर सकते हो। तो ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम किसकी यूज होगी? फाइल की। और आउटपुट स्ट्रीम किसकी यूज होगी? फाइल की। लेकिन अभी तक जो मैंने बताया है कि हमें ये पता है कि कंसोल की इनपुट स्ट्रीम कौन सी है? कौन सी है? आई स्ट्रीम। कंसोल की आउटपुट स्ट्रीम कौन सी है? ओ स्ट्रीम। लेकिन अभी तक हमने फाइल की ना ही इनपुट स्ट्रीम बताई है, ना ही आउटपुट स्ट्रीम बताई है। उनके नेम क्या है या कैसे यूज होगा वो अभी हम देखेंगे। अब यहां पे देखो, iOS आपकी बेस क्लास थी, उसकी दो, देखो यहां डायरेक्शन उल्टी होगी क्योंकि ये इन्होंने UML डायग्राम की तरह नहीं लिया है। लेकिन यहां पर भी क्या है? iOS बेस क्लास है और iStream और OStream क्लास उसकी ड्राइव्ड क्लास है। अब iOStream क्लास इन दोनों क्लासेस को इनहेरिट कर रही है। तो iOStream क्लास इन दोनों क्लास को इनहेरिट कर रही है, और iStream क्लास को कौन सी क्लास इनहेरिट कर रही है? IfStream। OStream क्लास को कौन सी क्लास इनहेरिट कर रही है? OffStream। iOStream क्लास को कौन सी क्लास इनहेरिट कर रही है? FStream। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, अगर एग्जाम में आए तो आपने इसको एज इट इज लिखना है। ये जो हमारी कोर्स वेबसाइट है वहां पर भी इसको रिमेंबर के साथ ऐसी वहां पे वहीं से ली गई है ये स्लाइड, वहां भी ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन iOS क्या है? iOS बेस क्लास, iStream इसकी ड्राइव्ड क्लास, OStream भी इसकी ड्राइव्ड क्लास। इन दोनों ड्राइव्ड क्लास को अगेन एक क्लास ने इनहेरिट किया, iOStream। ये अब आप लोगों को मालूम है ये किस लिए यूज होती हैं? फॉर कंसोल इनपुट आउटपुट। लेकिन IfStream क्लास अब आपने याद रखना है, ये रीडिंग के लिए यूज होगी, और ये रीडिंग के लिए यूज होगी। और इसने किस क्लास को इनहेरिट किया है? iStream। iStream क्लास के पास कौन सा ऑपरेटर है? एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। तो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर IfStream के पास भी रहेगा। और OStream के पास कौन सा ऑपरेटर है? इंसर्शन ऑपरेटर। तो वो OffStream के पास भी रहेगा। क्लियर है ये बात? अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि iStream में Cin होता था, सॉरी iStream अंडरस्कोर विद अ साइन में Cin ऑब्जेक्ट था। OStream अंडरस्कोर विद अ साइन में आपके पास यहां पे देखो Cout ऑब्जेक्ट था। तो हमें ये ऑब्जेक्ट्स खुद से बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती थी। लेकिन जब भी हमने फाइल में इनपुट आउटपुट करवानी है
तब इफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम या एफ स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट्स हमें खुद से बनाने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये तो था आपका थ्योरेटिकली सारा। अब इस टॉपिक को हम प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करेंगे आपने स्टेप बाय स्टेप नोट करना है। तो हम उसको अब प्रैक्टिकली कंपाइलर पर देखेंगे। अब पीपीटी का यूज नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए मैंने एक फोल्डर बनाया। लेट अस सपोज इसको नेम दे दिया 22 अप्रैल। क्लियर? अब यहां पे आपने क्या करना है, बेसिकली हैश इंक्लूड क्या लिखते थे आप, आईओस्ट्रीम। तो लेकिन फाइल के केस में आप क्या लिखोगे, अगर सिर्फ फाइल का ही यूज करना है, एफ स्ट्रीम। जैसे आईओस्ट्रीम था, एफ स्ट्रीम बेसिकली क्या है, ड्राइव्ड क्लास है आईओस्ट्रीम की। यूजिंग नेम स्पेस std int main अब सबसे पहले हम देखेंगे कि फाइल को क्रिएट कैसे करना है। फाइल को क्रिएट करने का एक कैसे कर सकते हो, ऑफ स्ट्रीम। a.txt। अगर आप .txt एक्सटेंशन नहीं देते तो भी ये इसको टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट से टेक्स्ट फाइल ही क्रिएट करता है। तो आपने इसको ऑफ स्ट्रीम a.txt दिया और इसको एग्जीक्यूट करना है। अब यहां पे देखो, मैं जानबूझकर जो मेरा करंट मैंने ये फोल्डर बनाया था 22 अप्रैल, यहां पर सेव कर रहा हूं और इस प्रोग्राम का मैंने नाम दे दिया P1, मतलब फर्स्ट प्रोग्राम के लिए। देखो प्रोग्राम एग्जिट हो गया हमारे पास, लेकिन कंसोल पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि कंसोल पे हमने राइट ही नहीं करवाया। लेकिन ऐसा करने से आपके पास अब क्या होगा, आपके पास फाइल क्रिएट होगी है a.txt। ये फाइल कहां पे क्रिएट होगी, जहां पे आपका ये वाला प्रोग्राम p1.cpp सेव है। ये कहां पे सेव है, यहां पे। क्लियर? मतलब डेस्कटॉप पे 22 अप्रैल के उसके ऊपर। अब वहां पे हम चेक करेंगे कि a.txt फाइल क्रिएट हुई या नहीं। लेट अस सपोज अभी हम डेस्कटॉप पे गए और 22 अप्रैल देखा। ये देखो a.txt फाइल क्रिएट होगी, लेकिन इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है क्योंकि अभी हमने डेटा डाला ही नहीं। क्लियर? अब ये तो होगी आपकी एक फाइल क्रिएट एम्प्टी। लेकिन अब आप इसमें डेटा कुछ एंटर करना चाहते हो तो आपके पास आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब आपने ऑफ स्ट्रीम ओबी a.txt बनाया। अब इस वे से फाइल क्रिएट या ओपन करने को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर मेथड। इसको बोलेंगे हम कंस्ट्रक्टर मेथड। अब यहां पर हुआ क्या, बेसिकली आपने लिखा ऑफ स्ट्रीम ओबी a.txt। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ आप क्या पास कर रहे हो, आर्गुमेंट। तो बेसिकली तो आपने एक तरीके से कंस्ट्रक्टर मेथड हुआ। लेकिन देखो अब होगा क्या, अगर तो a.txt पहले से बनी हुई है फिर तो ये उसको ओपन करेगा। अगर सपोज करो नहीं बनी हुई तो ये उसको पहले क्रिएट करेगा
फिर बाद में इसको ओपन करेगा। तो ये है कंस्ट्रक्टर मेथड के साथ। दूसरा मेथड क्या है वो मैं अभी आपके इसके बाद आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब आपके पास ऑब्जेक्ट है ओबी, क्लियर। लेट अस सपोज हमने लिखा ओबी टिम हॉर्टन। अब आपको यहां कुछ याद आया, आप ऐसा कब करते हो? सी आउट लिखते अगर कंसोल पे आपने लिखना होता, क्लियर, तो आप ऐसा लिखते, ठीक है। लेकिन आपने कहां पर लिखना, अब राइट कर रहे हो विद इंसर्शन ऑपरेटर। कहां पे राइट कर रहे हो आप? फाइल में। तो ओबी टिम हॉर्टन अब कहां पे राइट होगा आपका? फाइल में। देखो यहां पर आउटपुट क्यों नहीं आई? क्योंकि आपके पास कोई कंसोल पे आपने राइट इन किया। आपने राइट कहां पे किया? a.txt। तो ये a.txt कहां पर पड़ी होगी आपकी? अप्रैल वाले में, इसमें देखो ये आपके पास लिखा हुआ आ गया टिम हॉर्टन, जो आपने राइट किया है। तो ये तो हो गया आपका कंस्ट्रक्टर मेथड से। अब कईयों को होगा भी हम तो सिर्फ करंट फोल्डर में राइट कर रहे हैं, लेट अस सपोज हमें किसी और फोल्डर में राइट करना है, तो उसका मेथड क्या है? तो देखो लेट अस सपोज अभी आप चाहते हो ये देखो, ये मैंने फोल्डर इसलिए खोला कि मैं यहां से इसका पाथ कॉपी करूंगा। मैंने यहां से ये किया और इसको कॉपी कर लेता हूं। एक मिनट, ठीक है, इसका पाथ मैंने कॉपी कर लिया। अब बजाय के मैं करंट फोल्डर में इसको स्टोर करूं, मैं कहां पे स्टोर करने वाला हूं? और यहां पे, क्लियर। अब इसको अब यहां पे एरर क्यों आई? क्योंकि ये यहाँ पे इसको प्रोग्रामिंग में इसको डबल से मानेगा पाथ। तो जहां पे ये सिंगल है आप इसको डबल कर दीजिए। क्लियर। अब उस फोल्डर में भी ए नाम की आपकी फाइल क्रिएट हो जानी चाहिए और उसमें ये टिम हॉर्टन लिखा होना चाहिए। देखो एक स्पेस हमने यहाँ पे दिया हुआ है, तो टिम के आगे एक वो स्पेस भी शो कर रहा है। तो अभी उसी फोल्डर में हम जाएं, ये देखो ए नाम की आपकी फाइल क्रिएट होगी और टिम हॉर्टन उस पर लिखा आ गया। क्लियर। तो ये तो हो गया आपका कंस्ट्रक्टर मेथड से आपने कैसे फाइल क्रिएट की। अब दूसरा मेथड क्या है? दैट इज कॉल्ड मेंबर फंक्शन मेथड। तो अब बजाय कि आपने यहां पे सीधा ऐसे लिखा, आप लिखोगे ओबी डॉट ओपन क्लियर। तो ओबी डॉट ओपन आपने लिखा, तो ये अब ओपन किस, देखो अब भी क्या करेगा, ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना और आपने लेट अस सपोज इसमें एक नई फाइल क्रिएट कर दी, a1.txt। अब ये कहां पर होगी फाइल? अगर पहले से ये नहीं है तो कहां पर बनेगी? करंट फोल्डर में, जो भी ये है प्रोग्राम का पाथ है।
तो ये कौन सा मेथड हो गया आपका, मेंबर फंक्शन मेथड। अब ये ओपन जो है, ओपन वाला है, ये अब आई स्ट्रीम में भी है, इफ स्ट्रीम में भी है, ऑफ स्ट्रीम में भी है और एफ स्ट्रीम में भी है। तो ये ओपन इनका मेंबर फंक्शन है। तो ये क्या है, ओबी ऑब्जेक्ट, देखो डॉट ओपन बिल्कुल वैसी मेथड से हमने इसको किया। अब a1.txt वहां भी करंट फोल्डर में क्रिएट हो जाएगी, उसमें टिम हॉर्टन लिखा आएगा। अगर चेंज करना चाहते हो कुछ चेंज कर लो, ठीक है। ट्वेंटी सेकेंड अप्रैल कहाँ है, ये रहा। देखो A1 नाम की फाइल भी आपकी क्रिएट होगी और उसमें ये सारा टेक्स्ट आ गया। तो अभी तक हमने क्या किया है, पहले तो थ्योरी की है, फिर उसके बाद फाइल क्रिएट करना और फाइल में राइट करना हमने अभी देखा है। क्लियर। अब इसके बाद अभी तो हमने देखो सिर्फ और सिर्फ राइट करा है। अब क्या मैं इसको रीड कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो। उसके लिए आपकी स्ट्रीम यूज होती है इफ स्ट्रीम। क्लियर। देखो ओ ऑफ स्ट्रीम के साथ आप फाइल को राइट कर सकते हो, रीड करने के लिए आपके पास इफ स्ट्रीम है। तो इफ स्ट्रीम में आपने जैसी ओबी डॉट ओपन किया, तो इफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि ऑफ स्ट्रीम, एक तो बड़ा डिफरेंस यही होगा कि वो राइट करने के लिए, ये रीड करने के लिए। सेकंड डिफरेंस है कि ऑफ स्ट्रीम के साथ अगर फाइल पहले से क्रिएट नहीं हुई है या एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो वो फाइल क्रिएट करता था, लेकिन इफ स्ट्रीम ऐसे नहीं करता, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ रीड करने के लिए है। अगर आपने यहां पर लेट अस सपोज मैंने यहां पे ये दे दिया अभी के लिए, तो कोई भी फाइल क्रिएट नहीं होगी। अब देखेंगे कि A112 फाइल आपकी क्रिएट नहीं हुई होगी। ये देखो A112 नाम की कोई फाइल नहीं है। तो इफ स्ट्रीम तो सिर्फ और सिर्फ रीड करने के लिए होता है। अब रीड करना है हमने डेटा, तो सी इन के साथ रीड कैसे करते थे हम, ऐसे। क्लियर। तो यहां पर आप रीड कैसे करोगे हर चीज को, करेक्टर फॉर्म में। लेट अस सपोज आपने लिखा करेक्टर सी, और एक मेंबर फंक्शन की हेल्प के साथ आप while not ob dot eof, e of of stands for end of file, कि जब तक फाइल का एंड ना हो जाए तब तक आपका ये while लूप चलता जाए। क्लियर। अब यहां पे मैंने लिखा जैसे हम सी इन के साथ लिखते हैं, यहां ओबी के साथ मैंने लिखा ओबी सी, और जो भी वो उसको रीड करता जाए, फर्स्ट कैरेक्टर से स्टार्ट करेगा, जो भी रीड करता जाएगा। ये यहाँ पे पहले हम फाइल वो ले लें जो पहले से एग्जिस्टिंग है, तो उसको इसने यहाँ पर लिखता जाएगा। और मैं चाहता हूं कि वही जो आपका इसने रीड किया है वही यहाँ पे लिखेगा नहीं, सॉरी, उसको वो रीड करता जाएगा। जो भी ये ओबी में रीड करके, ओबी का रीड किया हुआ कहाँ स्टोर हो रहा है, सी में, मैं उसको कंसोल पे आउटपुट करवा लूँ। क्लियर। तो अब इस प्रोग्राम में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो वो क्या प्रॉब्लम होगी और उसके मेथड्स क्या हैं रिजॉल्व करने के, वो अभी हम देखेंगे। सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। अच्छा, ऊपर मैंने आईओ स्ट्रीम नहीं लिखी, तो मैं यहां पर इसको
लेकिन हेडर फाइल तो इंक्लूड करनी पड़ेगी। सॉरी, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों आ गई है, ये देखो इन्फिनाइट लूप में चला ना। प्रॉब्लम इसलिए है कि इसको एक तो हमने क्लोज नहीं किया, और फाइल नेम देख लें क्या थी आपके पास। देखो A11 नाम की भी कोई फाइल नहीं थी, तो इसलिए ये इन्फिनाइट लूप चला गया कि इस नाम की तो कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही। और आपके प्रोग्राम में ये क्या लिखा हुआ है कि जब तक एंड ऑफ फाइल में पहुंच, जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो ये वाइल लूप चलता गया। तो हमने A1, क्योंकि इफ स्ट्रीम के साथ कभी भी नई फाइल क्रिएट नहीं होती, तो वो फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, तो आपका ये चलता गया। देखो अब प्रॉब्लम क्या आई कि इसने कोई भी स्पेस को लिया नहीं, और जो लास्ट कैरेक्टर था वो 2 टाइम्स इसने लिखा। देखो इस फाइल में मैंने लास्ट में कुछ ऐसे ही रैंडम लिख दिए थे, तो पता नहीं चला। लेट अस सपोज मैं यहां पर A1 की जगह a.txt कर देता हूं, जिसमें टिम हॉटन था। अब देखो यहां पर एक तो टिम के बाद इसने स्पेस नहीं लिया, और यहां पर क्या है, एन 2 बार आया, जबकि एन तो 1 बार था। अब ये ऐसा क्यों हुआ और इसके वे आउट क्या है, वो आप अभी ध्यान से सुनना। अब सबसे पहले ऐसा हुआ क्यों। जनरली आपका क्या होता है कि जब आप नॉट OBEOF, तो आप फाइल को 1 बाय 1 रीड कर रहे होते हो। आप वो रीड कहां पर कर रहे हो, यहां पर। क्लियर। पहले फर्स्ट करेक्टर आया, सेकंड करेक्टर आया, थर्ड करेक्टर आया, फोर्थ करेक्टर आया, एंड लास्ट तक। फिर बाद में उसको आपने ये किया। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि लेट अस सपोज आपके पास आया टिम हॉटन था, ये वाली एग्जांपल। क्लियर। अब ये जो सबसे पहले इसने रीड क्या किया, TIMHORTON। अब जब तक n तक आया तो इसने रीड किया। अब उसके बाद ये क्या किया, OBC। तो इसके बाद पहली बात, कभी भी फाइल में स्ट्रिंग का वो नल कैरेक्टर कभी भी स्टोर नहीं होता। तो ये मत रखना कि यहाँ पे नल कैरेक्टर होना चाहिए था, तो यहाँ पे नल कैरेक्टर स्टोर नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे ये यहाँ पर पहुंचा, तो इसको क्या मिला कि n मिल गया, n का इसने प्रिंट कर दिया। उसके बाद अब यहां पर इसने रीड किया, तो क्या हुआ, एंड ऑफ फाइल पहुंच गया। लेकिन अभी भी ये वाइल लूप में है, एंड ऑफ फाइल का इसको यहां पर आकर पता चला। देखो जैसी n हुआ तो प्रिंट हुआ, लेकिन n क्या एंड ऑफ फाइल था, नहीं। तो दोबारा से ये यहां पर इसने इसको रीड किया, लेकिन अब यहां पर रीड करने को तो कुछ है ही नहीं। तो कई ऑपरेटिंग सिस्टम्स में तो ये वही वैल्यू रिटेन कर लेता है जो पिछली थी। जैसे इस वाले में हुआ, पिछली में क्या थी, लास्ट में n, सी में क्या स्टोर हुआ था, n, तो इसने n को डबल टाइम्स। लेकिन कई कंपाइलर्स में या कई ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ये लास्ट वाले कैरेक्टर की वैल्यू नहीं स्टोर करता, कुछ और वैल्यू स्टोर कर लेता है, तो वो प्रिंट कर देगा। लेकिन इस वे से आपको कभी भी रिजल्ट सही नहीं मिलेंगे। क्लियर। तो दूसरा इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये स्पेस को कंसीडर नहीं करता। तो अब जब स्पेस नहीं कंसीडर कर रहा, ये सेम प्रॉब्लम है जैसे आपकी C के साथ आती थी। तो स्पेस के बाद वो उसको कंसीडर ही नहीं करता था। तो जनरली आप क्या यूज करते थे, गेट लाइन फंक्शन। तो अब जब गेट लाइन फंक्शन आपने यूज करना है, तो एक लाइन में एक कैरेक्टर हो, ये ऐसा तो हो नहीं सकता।
तो लेट अस सपोज आपने क्या किया, कैरेक्टर C20 एरे बना लिया और यहां पर आपने लिखा OB डॉट गेट लाइन। क्या सिंटेक्स होता है जिसमें आपने स्टोर करना है और कितना साइज का होना चाहिए। लेट अस सपोज मैंने ये लिख दिया। क्लियर। अब लेकिन मैंने इसके बाद इसको प्रिंट नहीं करवाया था, सॉरी। सी आउट सी। अब देखो फर्स्ट मेथड ये है। अगर आप इसको इसके बाहर भी करवाओगे प्रिंट तो इस लाइन इसके लिए तो चलेगा। चलो इसके बाद एक और देखते हैं इसमें। लेट अस सपोज आपके पास जो फाइल थी a.txt उसमें मैं अब मॉडिफाई करने वाला हूं। अभी तक यहाँ टिम हॉटन था। नेक्स्ट लाइन पे गए, मैंने लिखा ये आजकल का एक पंजाबी सॉन्ग है, उसी को मैंने ट्रांसलेट करके इसमें फाइल में सेव कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास मल्टीपल लाइंस हैं, ठीक है। इसको लेकिन अभी सेव करना जरूरी होगा, तो मैंने a.txt में इसको मैन्युअली, देखो एक और केस होगा कि मैंने अभी मैन्युअली एडिट किया है। तो अभी यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, बेसिकली रीड ही कर रहे हो। तो अब इसकी आउटपुट क्या आएगी, देखो अब क्या है। टिम हॉटन वाई आर सर्विंग कॉफ और उसके बाद आई नहीं। ये ऐसा क्यों हुआ। पहली बात यहां पर स्पेस नहीं दी और सेकंड के अगेन वर्ड्स इसने उसके बाद लिए ही नहीं। यस, तो प्रॉब्लम कहां पर है, आपका जो एरे का साइज है वो एक्सीड कर गया। तो यहाँ पे 200 कर दो, यहाँ पे 200 कर दो और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एंडल कर दिया, ताकि नेक्स्ट लाइन पे वो मूव कर जाए। तो अगर आप इसको यहाँ पे अब करोगे तो आपके पास वैसे ही आ गया जैसा आपकी फाइल में था। तो ये वाला मेथड हो गया अब आपका गेट लाइन वाला मेथड। क्लियर। अब कई स्टूडेंट्स को मैंने कैसे करवाया था कि यहाँ पर ये वाली चीज है, ये स्ट्रिंग के साथ भी पॉसिबल है। क्लियर। और गेट लाइन फंक्शन का सॉरी एक और भी यूज होता है यहाँ पर। लेट अस सपोज आप ये गेट लाइन फंक्शन, अब इसका मतलब क्या है कि सी में स्टोर करेगा वो, लेकिन कितने वर्ड्स, 200 वर्ड्स। यहां कब तक, जब तक आप उसको, लेट अस सपोज मैंने इसको दे दिया ओ, ये लास्ट वाला क्या है, डेलिमीटर। जैसे ही ओ आया ये वहीं पर स्टॉप कर जाएगा। देखो फर्स्ट में क्या है, टिम हॉटन। सेकंड में क्या है, वाई आर यू सर्विंग कॉफी एट टिम हॉटन्स। थर्ड में क्या है, वेट फॉर 4 वीक्स यू विल कम टू नो। तो हर बार लाइन को ऐसे ऐसे स्कैन करेगा, कब तक, या तो 200 कैरेक्टर्स तक या तब तक जब तक ओ ना आ जाए। देख रहे हो, टिम हॉटन्स के बाद क्या था,
ओ आना था तो वहीं पर रुक गया, वहां से उसके बाद उसने नहीं किया। आर टी, आर और टी, उसके बाद क्या था ओ, उसको रीड नहीं किया। फिर एन, एन के बाद तो वैसे ही आपका क्या था डेलीमीटर स्लैश एन, जो उसको तो गेट लाइन वैसे ही करता है। वाई आर यू सर्विंग कॉफी, ओ था तो उसको इग्नोर किया, बाकी सारे इसने लिखे। जहां पर ओ आता गया तो उसने उसको इग्नोर कर कर नेक्स्ट लाइन में डालता गया। तो ये इसका गेट लाइन फंक्शन का एक और यूजेज है जब भी आप कैरेक्टर एरे के साथ करते हो। ठीक है, तो देखो अगर आपने यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट से ये क्या होता है, क्या होगा भी स्लैश एन, ये बाय डिफॉल्ट से, क्योंकि एंटर जब तक नहीं होगा तब तक होगा, या तो 200 कैरेक्टर्स, या जब तक एंटर ना आ जाए। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं हम इसी चीज को कैसे कर सकते हैं स्ट्रिंग के साथ। इसी चीज को बिल्कुल हम स्ट्रिंग के साथ कर सकते हैं। तो अब ये जो स्ट्रिंग के साथ करना है तो इसमें गेट लाइन फंक्शन क्या ऐसे यूज करते हैं? नहीं। तो स्ट्रिंग के साथ हम कैसे यूज करते हैं इसको? गेट लाइन, जैसे सी इन के साथ बताया था मैंने अपनी क्लास में। यहां पर क्या होगा, वहां पर यहां सी इन लिखते थे, यहां पर क्या लिखेंगे एस। क्लियर? यहां पर हम क्या लिखेंगे एस 200, और अगर कोई डेलीमीटर है तो वो लिखेंगे, वरना लिखेंगे। यहां पर अब प्रॉब्लम क्यों आई, सॉरी वो लिखा ही उल्टा है। यहां पर ओ भी आएगा, यहां पे एस आएगा। देखो वो आपकी आ गई। तो ये तो मैंने अपनी क्लास में, जब आपने सी इन के साथ भी आप स्ट्रिंग को ऐसे यूज करते थे गेट लाइन फंक्शन में, और कैरेक्टर एरे के साथ वैसे। अब ये दोनों मेथड्स हो गए, मैंने एक कैरेक्टर एरे के साथ करवाया है और एक स्ट्रिंग के साथ। अब लेकिन जो थर्ड मेथड है वो काफी पॉपुलर है, वो कैसे करेंगे? यूजिंग गेट मेंबर फंक्शन। अब पहले गेट मेंबर फंक्शन में प्रॉब्लम क्या आई उसको देखेंगे, और बाद में उसको रिजॉल्व करेंगे। अब लेट अस सपोज मेरे पास यहां पर है कैरेक्टर सी, और मैं इसको यूज कर रहा हूं ob.get। अब गेट कैरेक्टर क्या कर रहा है, सिंपली रीड कर रहा है कैरेक्टर को, जैसे वो था। इसकी स्पेशलिटी क्या है इंसर्शन ऑपरेटर के ऊपर, के इसमें स्पेस इंक्लूडेड हो जाती है। जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है उसमें, मैंने इंसर्शन ऑपरेटर बोल गया सॉरी, जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है वो स्पेस को रीड नहीं कर पा रहा था, लेकिन इसमें वो वाली प्रॉब्लम आएगी कि ये लास्ट में डबल दिखाएगा लास्ट वाले कैरेक्टर को। ठीक है, अब देखते हैं इसको, पहले एग्जीक्यूट करते हैं। टिम हॉटन, व्हाई आर यू सर्विंग कॉफी एट टिम हॉटन, वेट फॉर 4 वीक्स, यू विल कम टू नो। देखो यहां पर इसने बिल्कुल सही रीड किया। ये सही रीड इसलिए किया कि जैसे आप इस फाइल को ओपन करोगे, ये देख रहे हो एक स्पेस मैंने दी हुई थी तो उसका इफेक्ट पड़ा। तो मैंने अब इसको सेव किया, और अब यहां पर देखो दोबारा से स्पेस तो ये इंक्लूड कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई वो वाली, सेम वही कारण कि ये प्रॉब्लम क्यों आई थी भी, मैंने पीछे लेक्चर में बताया था अभी कि आपके पास ये पहले ob.getC किया, फिर इसने प्रिंट किया, और फिर ये लूप की कंडीशन को चेक करने गया। तो ये साथ साथ रीड कर रहा है
और जब तक एंड ऑफ फाइल इसको पता नहीं लगेगा तो ये लूप से बाहर कैसे जाएगा। तो एंड ऑफ फाइल लगने का मतलब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर यहीं से पता चलेगा। तो जब तक ये रीड ही नहीं करेगा तो ऊपर कैसे जाएगा। तो इसका कोई वे आउट क्या है, इसका वे आउट सीधा के एक बार आपको फर्स्ट कैरेक्टर यहां पर रीड करवा लो, ob.getC। और अब क्या प्रॉब्लम होगी अगर भी यार मैं ऐसे करूंगा, तो जो फर्स्ट कैरेक्टर है पहला कैरेक्टर रीड किया, फिर यहां पर सेकंड कैरेक्टर रीड किया, तो ये क्या प्रिंट करेगा, सेकंड कैरेक्टर। क्लियर। तो और इसको मालूम ही नहीं चलेगा कि कब एंड हुआ। तो अगेन इसकी आउटपुट कोई प्रेडिक्ट करेगा भी, इसकी आउटपुट क्या आएगी, लेट अस सपोज इसकी आउटपुट आएगी फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो स्किप होगा और लास्ट कैरेक्टर यहाँ भी 2 टाइम्स प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब वो गेट करेगा तब उसको मालूम पड़ेगा कि ये तो एंड ऑफ फाइल है, लेकिन जैसे ही उसको एंड ऑफ फाइल पता लगे तब भी वो लूप में होगा। तो जब लूप में होगा तो उसको अगर लास्ट कैरेक्टर वो उसने स्टोर किया हुआ है तो वो करेगा, वरना कोई रैंडम कैरेक्टर उठा कर दे देगा। लेकिन इसका वे आउट क्या है, देखो पहले मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं, तो यहां पर देखो स्पेस नहीं आई, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर इसने रीड नहीं किया, और दूसरा यहां पर नो था तो एक W एक्स्ट्रा आया। तो इसको अब करेक्ट कैसे किया जा सकता है, इसको करेक्ट करने के लिए आपको सिंपली ये वाली स्टेटमेंट आप ऊपर लिख दो। क्लियर। अब इसको रन करो, देखो अब यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर भी रीड कर लिया इसने स्पेस, और यहाँ वाला ये वाली प्रॉब्लम भी ठीक होगी। क्लियर। तो इस लेक्चर में हमने बेसिकली गेट लाइन फंक्शन देख लिया, इफ स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम देखा, और एक बात जो मैं बतानी भूल गया सॉरी, कि आप जब भी ओपन करते हो कोई भी ऑब्जेक्ट, सॉरी यहाँ मैंने EOF लिख दिया लेकिन यहाँ पे सॉरी इसने इसको जो रीड नहीं किया, यहाँ क्लोज कर दिया करो ob.close। अगर नहीं भी लिखोगे तो कुछ में तो ये चल जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यहाँ पर तो देखो OB एक ही ऑब्जेक्ट किया है, तब उस केस में आपको क्लोज करना जरूरी होगा। वैसे तो हर केस में ये क्लोज कर दिया करो बीइंग ऑन सेफर साइड। तो यहाँ पे EOF नहीं था, ये क्लोज था, मेरे से पहले गलती होगी। चलो यहाँ पर ये क्लोज होगा। तो हमने अभी किया क्या है, इफ स्ट्रीम कर ली, ऑफ स्ट्रीम कर ली, गेट लाइन फंक्शन डिटेल में कर लिया, और इसकी थोड़ी बहुत हमने थ्योरी कर ली। अब नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे हम मूव करेंगे।